चलो पढ़ लो, वो बातें करते हो। हाँ भाई, यहाँ तक पहुंचे थे? स्क्रीन दिख रही है? नो मैम। नो नो मैम। मैम। वहाँ पे दिख रही हो क्यूट सी। चुप कर, तक मक्खन बहुत लगाती है। मैम भी मैम खिला दिख देंगे। गया अब स्क्रीन। हाँ हाँ शिवानी, बहुत खिलाएंगे, क्या बात कर रही हो तू, इतना खिलाएंगे पेट में दर्द हो जाएगा तेरे। लेकिन आलम सर के साथ होंगे तो फिर आलम सर हमें खिलाते हैं, फिर हमारे पेट में दर्द हो जाता है। फिर वहां पे सारे मैम मैं टीचर तो होते हैं आज ही आने लगी थी बट बारिश थी तो मम्मा हाँ ने बोला कि अब कल तक के लिए कर ले बात अपना अपनी मैम से और कल चल जाइए फिर। हाँ, तो तुम्हें वहाँ पर शिमला में सुनील सर भी मिलेंगे, कपिल सर भी मिलेंगे, सारे सर होंगे वहाँ पे, हेलन मैम भी होंगे, और भी जिन जिनको तुम जानते हो क्यों सारे मैम, होंगे। वो वहाँ पे रहते हैं? हमारी मीट होती है ना, तो हमारी मीट है मार्च में इनिशियली, तो अगर शिमला हुई तो सारे वहीं मिलेंगे। हमें आना होता है ऑफिस की तरफ से। यस, फिर तो वहीं मैम मिलेंगे। एग्जाम से पहले कर लेना मैम, या फिर एग्जाम। हाँ बेटा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बॉस हूँ ना, मैं डिसाइड करती हूँ मीटिंग। लोग कभी अपने बॉस को फोन करके बोलते हो बच्चों की डिमांड है ये पेपर से पहले कर लेना, हमें टीचरों से मिलना है ना। अच्छा, मतलब कहेगा आलम सर को बोलना पड़ेगा। हाँ, आलम सर को बोलना पड़ेगा, आलम सर बोल सकते हैं, वो सीनियर है ना। फिर वो ऊपर जो वो याद है, वो सर आए थे एक बार, साहिल सर, जब बैचेस यस कंबाइन हुए यस थे। मैम। हाँ, साहिल सर डिसाइड करेंगे, तो तुम आलम सर से बोल देना कि साहिल सर को बोल दो कि शिमला में कर। नहीं, हम शाहिद सर को कर लेंगे सीधा साहिल सर को ही बोल देंगे। ए, तो सुनो, फिर ऐसे बोलना कि किसी और मैम ने कहा है ऐसा। मैम साक्षी मैम ने। ऐसे बोलना कपिल सर ने बोला है, सुनील सर ने बोला मैम है। रिकॉर्डिंग हो रही है मोना क्या कर रहे हो? और हम झूठ नहीं बोलते। यस मैम, रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए झूठ नहीं बोलेंगे फिर। झूठे बच्चे हो रहे हो तुम, शर्म। मैम हम कभी भी झूठ नहीं बोलते। बिना ऐसे बोल पढ़ाई कर। मैम नहीं, अब आपकी आवाज नहीं आ रही। इतनी देर से मैं बातें कर रही थी तो तुझे आवाज यस आ रही थी, मैम। आ अब आ रही रही? थी तब। चलो, यस मैम ड्राइव। तो बता मैम रही अब नहीं ना आ रही। हाँ आ जाओ अब इधर। ये बताओ कौन सा कर्व है ये? सिग्मोइड का। सिग्मॉइड कर्व, इसकी शेप है सिग्मॉइड, राइट? ओके, और ये हमें बताता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के नाम से भी ये जाना जाता है, राइट? कल पढ़ा था ना हमने। यस मैम। यस। यस मैम। सो अब इसमें जो कोऑर्डिनेट्स है वो तुमको याद रखने थे। एक्स एक्सिस पे क्या लूँ मैं, partial pressure of oxygen. और वाई एक्सिस पे क्या लूँ? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। इसका मतलब क्या होता है? मैम कितने ऑक्सीजन के कितनी मॉलिक्यूल्स कैपेसिटी है उसकी ऑक्सीजन। कि मतलब एक हीमोग्लोबिन पे कितने ऑक्सीजन लग चुके हैं अब, वही उसकी कैपेसिटी होगी ना, हीमोग्लोबिन यस सैचुरेशन। Yes, तो मैम। मैं कहती हूँ कि जब स्टार्टिंग में कर्व था, मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ तो बढ़िया नहीं दिख रहा, कि जब स्टार्टिंग में कर्व था तब हम कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना स्टार्ट किया, ये स्टार्टिंग है ना। फिर हम कहते हैं कि ये कब जब मिड तक पहुंचा होगा ना, तो 50% जितने भी हीमोग्लोबिन है, लेट्स से हीमोग्लोबिन हमने स्टार्ट किए थे, एग्जांपल ले रही हूँ मैं, कि मैंने हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल स्टार्ट किए थे 100 थे इस मीडियम में, तो हमने कहा 100 में से यहाँ पर 50%, 50 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइड हो गए, ठीक है, ऑक्यूपाइड विद ऑक्सीजन। और लास्ट में ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पे मैं बोलूँगी इस पॉइंट पे, ये हम येलो से करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट में कह सकती हूँ कि 100% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड है, मतलब सारे हीमोग्लोबिन के आसपास ऑक्सीजन लग चुके हैं, राइट? यस मैम। yes, अब इसके ma'am. बाद मैं जितने मर्जी ऑक्सीजन डाल दूं, मैं जितना मर्जी पार्शियल प्रेशर यहाँ से इंक्रीज करती जाऊँ ऑक्सीजन का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन सैचुरेशन हो गया ना, तो ये 100 से ऊपर नहीं जाएगी वैल्यू, राइट? हम हमेशा पीछे को लाइन खींच के देखते हैं, तो ये 100 से ऊपर नहीं जाएगी, तो ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है। तो अब इस कर्व की मदद से हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कब अलग होगी और कब साथ रहेगी, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। ओके, यहाँ तक लिख लिया सबने? Yes, ये तो ma'am. लिखा हुआ था वैसे। ओके, तो अगर मैं ये कभी यहाँ दोबारा बना दूँ और मैं सिग्मोइड सा कर्व बीच में बना दूँ, तो ये तो जनरल वैल्यू है ना, नॉर्मल कर्व है, नॉर्मल है। अगर ये कर्व चला जाने लग जाए किस तरफ, राइट साइड की तरफ, तो जब ये कर्व राइट साइड की तरफ मूव करने लग जाता है तो ये कुछ ऐसा सा दिखाई देगा। देखो मैं डॉटेड लाइन में बना रही हूँ, तो तुमको ऐसा दिखेगा। तो जब ये राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है या ब्रेक कर रहा है?
तुमने एक मीडियम लिया, उसका तुमने कर्व बनाया, वैल्यूज के अगेंस्ट तुमने एक कर्व बना के देखा, तो तुम्हें ऐसा कर्व मिला। नॉर्मल से वो थोड़ा राइट की तरफ शिफ्टेड था, तो इससे हमें क्या पता चला कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से हट रहे हैं या साथ में लग रहे हैं? मैम हट रहे मैम हैं। हट रहे हट हैं। रहे हैं। हट रहे हैं, यस। वैल्यू इस तरफ को जा रही है ना, पार्शियल प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हीमोग्लोबिन सेचुरेशन कम है। हीमोग्लोबिन सेचुरेशन की वैल्यू देखिए कि वैल्यू कम आ रही है, राइट? तो हम ये कहते हैं कि जब भी कर्व राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो हीमोग्लोबिन सेपरेट फ्रॉम O2, है ना? और अगर उसको O2 से सेपरेट होना है तो और क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए जब हीमोग्लोबिन O2 से सेपरेट होगा? यानी कि इस मीडियम में क्या क्या कंडीशन है? टेम्परेचर कैसा होगा यहाँ पे? आई हाई कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन पार्शियल भी हाई होगी, और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन? वो भी ज्यादा होगी। वो भी हाई ज्यादा होगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट? तो मुझे पता चल गया इस मीडियम में हालात कैसे हैं। अगर मैं बोलूँ यही कर्व को मैं ऐसे बनाती कि मैंने देखा कि इस लेफ्ट में मीडियम में वैल्यू ऐसे लेफ्ट की तरफ जा रही है, इन दिस केस क्या हो रहा है? हीमोग्लोबिन अटैच हो रहा है ऑक्सीजन से या हट रहा है? अटैच हो रहा है, बाइंड हो रहा है। अटैच मोर, राइट? दैट मीन्स यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैसा है? ज्यादा हाई तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, इधर मैंने लिखा नहीं था, PO2 लो है। अच्छा, PCO2 कैसा होगा? लो 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 H पॉजिटिव कैसा लो होगा? लो टेम्परेचर? टेम्परेचर भी लो। यस। इसलिए जब टेम्परेचर कम होता है, हिमाचल में टेम्परेचर कम होता है तो क्या होता है? खून कम हो जाता है ना, कहते हैं ना खून कम हो गया पहले, मतलब क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है, फिर इस वजह से ब्लड सेल ज़्यादा बनते हैं, तो फिर हिमाचल में आगे गाल लाल हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनने लगता है बॉडी के अंदर बेसिकली, क्योंकि जितनी भी ऑक्सीजन है उसके साथ जितने ज़्यादा हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनाएंगे उतने ज़्यादा जल्दी जल्दी ऑक्सीजन कंबाइन होगी ना, तो टेम्परेचर का तो कुछ नहीं कर सकते, तो बॉडी कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा आरबीसी बनाती है। ठीक है, ये कर्व क्लियर है सबको? मैम आपके चीक्स भी रेड रेड हो गए हैं। हाँ ये कर्व क्लियर है सबको? इससे क्वेश्चन यस आता मैम। है। अब जो बच्चे सुबह आए थे उन्होंने ये देखा होगा कि हम जब ये हम क्वेश्चन लगा रहे थे तो इस पैराग्राफ से सीधा सीधा क्वेश्चन आए हुए थे, राइट? क्या हो गया भाई, इतना शोर? तो जो सुबह आए थे उन्होंने देखा होगा कि ये वाले ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चंस आए थे, राइट? यस मैम। यस मैम। मैम ओके, राइट। चलो नाउ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन थे, राइट? बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी पे बेस्ड थे, कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड था नहीं। तो चलो अब करते हैं हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमने कल पढ़ लिया था। यस मैम। ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा था ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ज़्यादा वो ट्रांसपोर्ट करता है। अब पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है? बहुत सूखा है, ये भी बहुत ईजी सा है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो उसको क्या बुलाते हैं? ऑक्सीमोग्लोबिन। ऑक्सी ये टर्म्स इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? और जब हीमोग्लोबिन अटैच हो गया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो क्या बुला रहे हैं हम उसको? कार्बामिनो कार्बोमाइन कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, है ना? टर्म्स आनी चाहिए, जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो हालत हो जाती है ना? तो कितने परसेंट, लगभग कितने परसेंट ऐसे कैरी होता है? लगभग 20 to 25%। ये लाइन वो पीछे भी लिख चुका है, राइट? तो वो एज्यूम करता है कि तुमको ये आनी चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नाउ दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। वो कह रहे हैं हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ पार्शियल प्रेशर। इतना तो हमें भी पता है ना कि पार्शियल प्रेशर जहाँ ज़्यादा होता है वो कम की तरफ मूव करता है, ये कहानी तो हम पढ़ चुके हैं, राइट? यस मैम। अब देखो, PO2 इज अ मेजर फैक्टर विच कुल इफेक्ट दिस बाइंडिंग। देखो अब इसकी बाइंडिंग इफेक्ट करने के लिए मेजर फैक्टर कौन सा? अभी पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात कर रहे थे कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग को कौन इफेक्ट करता है, राइट? पहले तो हम इन सब की बातें कर रहे थे, तो हमने बोला कौन सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है? प्राइमरी फैक्टर क्या था? पार्शियल प्राइमरी प्रेशर ऑफ CO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्राइमरी फैक्टर था, एनसीईआरटी की लाइन है। उसके अलावा टेम्परेचर टेम्परेचर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2।
एंड हाइड्रोजन आयन, राइट। ये सब हमने Yes, ऑक्सीजन के ma'am. रिस्पेक्ट में पढ़ लिया। अब हम कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात। हम कह रहे हैं हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच करेगा, उस पर कौन इफेक्ट करेगा? वो कह रहा है सबसे पहले तो PO2 मेजर फैक्टर है, मेजर फैक्टर। तो इसको अंडरलाइन करो, इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मेजर फैक्टर है ये, राइट। उसके बाद वो बोल रहा है जब PCO हाई होता है, PCO2 हाई होता है तो PO2 लो होता है, एज इन द टिश्यू। हमें ये बात पता है, जहाँ पे PCO हाई है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हाई है, वहाँ ऑक्सीजन लो है। मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर वेयर एज व्हेन PCO2 इज लो, PO2 is high as the alveoli dissociation of CO2 from carbaminohemoglobin take place. CO2 which is bound to hemoglobin from the tissue is delivered at the alveoli. देखो ये जो कंफ्यूज सी लाइन कर रहा है वो तुम्हें वही सिंपल सी बात बोल रहा है जो तुम पहले भी पढ़ चुके हो। ये लिख लो कहीं पे, जहाँ पे PO2 हाई है वहाँ पे हमेशा PCO2 लो होगा। दोनों एक जगह पे हाई ही नहीं होते, तो यहाँ लिख लो हाई। और इसको मैं उल्टा भी लिख सकती हूँ, जहाँ PO2 लो है वहाँ पे PCO2 हाई होगा, नहीं होगा. है ना। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट वाली कंडीशन है, तो जब भी PO2 हाई होगा तो हीमोग्लोबिन लेफ्ट ऑक्सीजन, ये वाला कंडीशन देखने को मिलेगा हमें। और ये जो सेकंड कंडीशन है जहाँ पे CO2 हाई है वहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा? हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से अटैच कर जाएगा, करेक्ट। यही लाइन उन्होंने लिख दी है, राइट। समझ आई ये बात? Yes, ma'am. यस मैम। अब RBC कंटेन अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एंजाइम। देखो अब एक क्वेश्चन बनता है कि एंजाइम कहाँ था? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहाँ मिलता है? तुमको मिलता है इन RBC। तो RBC के अंदर अभी दो चीज़ें हमें पता है, एक तो हमें सेंटर में मिल जाता है हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, और एक हमें एक एंजाइम मिलता है, क्या नाम है उसका? कार्बोनिक Anhydrate. हाँ, तो इसको ना साइड में ऐसे बना लो, क्योंकि तुम्हें कुछ भी भूल जाए लेकिन तुम्हें एक डायग्राम नहीं भूलेगा कभी कि यार RBC के अंदर देखा था मैंने इसे, है ना। विजुअल चीज़ें नहीं भूलती। तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, कार्बोनिक एनहाइड्रेस बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में मिलता है तुमको RBC के अंदर, एंड माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू। तो प्लाज्मा में भी थोड़ा सा प्रेजेंट होगा, मैं बना देती हूँ। प्लाज्मा में, इन प्लाज्मा स्मॉल अमाउंट, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। तो देखो ये बोथ डायरेक्शन में रिएक्शन करता है। तो ये जो रिएक्शन है नीचे लिखा है, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, राइट। सो दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, पहली बात तो ये सब यहाँ लिखा नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली तुमको इसको फिगर आउट करना है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस और चेंज हो जाता है H2CO3 में। H2CO3 एक बहुत ही अनस्टेबल सा कंपाउंड है, थोड़ी देर के लिए बनता है, ट्रांजिशन स्टेट जिसको बोलते हैं। उसके बाद वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंट में ही बाइकार्बोनेट आयन बन जाता है HCO3, और एक H पॉजिटिव भी बन जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट। दिस इज अ बाई प्रोडक्ट। तुम कह रहे थे ना इतनी देर से हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो तुम खुद देखो कि जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, जब कौन से कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस उसको बाइकार्बोनेट में चेंज करेगा, और जब बाइकार्बोनेट में वो चेंज होगा तो एज ए रिजल्ट एंड में तुमको क्या मिल जाएगा? हाइड्रोजन आयन भी, राइट। तो Yes, इसलिए ma'am. हम बार बार पीछे बोल रहे थे कि जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा वहाँ पर तुमको हाइड्रोजन आयन भी ज़्यादा मिलेंगे। याद आया कुछ? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। तो ये Yes, ma'am. रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा है। अब रे रिएक्शन रिवर्स भी हो जाएगा, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है तो बाइकार्बोनेट आयन पीछे भी चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में चेंज भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एल्वियोलार टिश्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस पोजीशन में बैठा है, वहाँ पे उसके हिसाब से रिएक्शन होगा। तो तुमको जो याद रखना है वो ये, कार्बोनिक एनहाइड्रेस मेनली RBC में है और प्लाज्मा में भी है। ये क्या करता है? ये बोथ डायरेक्शन में रिएक्शन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर जो 20 to 25% ऐसे ट्रेवल कर सकता है ना, तो वो उसको बाइकार्बोनेट आयन में चेंज करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में कितने % ट्रेवल करता है? 70. अराउंड 70% ना। तो मेनली ऐसे ही ट्रेवल करना है उसने, राइट। इसलिए वो इसको ऐसे चेंज कर देता है। दिस इज इजी वे टू ट्रेवल, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है ऑक्सीजन के साथ, तो हीमोग्लोबिन को ज़्यादा वो तंग नहीं करते। ये रिएक्शन क्लियर है? Yes, ma'am. अब देखो जो हमने पढ़ा ये बार बार वही बताएंगे। एट द टिश्यू साइट, इमेजिन कर लो टिश्यू की तरफ, कोई भी टिश्यू इमेजिन कर लो तुम्हारी बॉडी का। एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है वहाँ पर ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, CO2 डिफ्यूजेज इनटू ब्लड, RBC एंड प्लाज्मा एंड फॉर्म बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन। वो कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू के साइड पे क्या होता है? ब्लड में फ्यूज हो जाता है और वहाँ पे वो बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन में चेंज हो जाता है।
एट द एल्वुलर साइड जहाँ पर PCO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम है, द रिएक्शन प्रोसीड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड वाटर। देखो जब तुम्हारे टिश्यू के पास है तो वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, जैसे तुम्हारे एल्वुलाई में आया है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा क्योंकि उसको बॉडी से बाहर निकलना है ना, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में निकल नहीं सकता, तो एल्वुलाई पे आके वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। तो ये रिएक्शन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये मतलब ये कहाँ हो रहा है, ये जो लोकेशन है ये एल्वुलाई वाली है। जब ये रिएक्शन उल्टा चलेगा ना तो ये एल्वुलाई के अंदर होगा। तो मैं इसे लिख सकती हूँ, एक सेकंड को, यहाँ मैं लिख सकती हूँ एल्वुलाई की साइड पे ये रिएक्शन होगा और यही रिएक्शन लेफ्ट टू राइट की तरफ जब जाएगा तो वो टिश्यू साइड पे होगा। इतनी बात क्लियर? यस मैम। समझ आ रहा है कि उड़ गए? यस मैम। हमारा है। The Yes, CO2 ma'am. trapped as bicarbonate in the tissue level and transported to the alveoli is released out as CO2 every 100। अब देखो एक लाइन जो नीट तुम्हें कॉन्सेप्चुअल में पूछेगा, every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of CO2 in the alveoli। तो alveoli को जो CO2 सप्लाई होती है लगभग 4 ml होती है हर 100 ml ब्लड में, क्योंकि हम ऐसे ही कंपैरिजन करते हैं ना, मैं कैसे बताऊं कितना CO2 ट्रेवल हुआ है, तो मैं 100 ml को एज ए रेफरेंस पॉइंट लेती हूँ। ये सेम लाइन हमने ऑक्सीजन में भी पढ़ी थी, Yes, ma'am. यो मैम। क्या पढ़ी थी हमने? एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यू। तो 5 ml ऑफ O2 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर रिलीज हो रही है वो लगभग 4 ml है इन एवरी 100 ml, राइट? Yes, ma'am. याद रहेगा? Yes, ma'am. वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड को 4 नंबर बहुत पसंद है। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी बॉडी में कितनी जा सकती है? 40%. 40. मैक्सिमम 5. 45. 45. मिनिमम 40 40%. वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये आगे हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पे। अब रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन वो कहते हैं कि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन ब्रेन के रिस्पेक्ट में कैसे होता है। अब मैं इसके बाद तुम्हें जब न्यूरॉन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तो तुमको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें समझ आएगी, क्योंकि हम वहाँ पे दोबारा इसकी बात करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी ज़रूर हम एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है? करें स्टार्ट? Yes, ma'am. यस मैम। Human beings have a significant ability to maintain and moderate respiratory rhythm to suit the demand of the body tissue। एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता तो कैसे बनेगा? ह्यूमन बीइंग हैव ए सिग्निफिकेंट एबिलिटी, हमारे पास एबिलिटी है कि हम मेंटेन भी कर पाए और मॉडरेट भी कर पाए, ठीक है, कम भर्ती भी कर पाए। रेस्पिरेटरी रिदम, रेस्पिरेशन की एक रिदम है ना, सांस लेना छोड़ना, ये रिदमिक प्रोसेस हुआ जो एक तरीके से उसको रिदम कहते हैं, जैसे गाने की एक रिदम होती है, एक म्यूजिक के फॉर्म में चल रहा है। सो हमारी बॉडी को जैसे डिमांड होती है उस तरीके से हम अपनी रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं। अगर मैं वर्कआउट करने लग जाऊँ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगी, नहीं करूँगी तो थोड़ी कम रहेगी, राइट? दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। वो कह रहे हैं कि ये ह्यूमन कैसे कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ देयर न्यूरल सिस्टम। तो ये जो नर्वस सिस्टम है ना हमारा, वो मदद करता है इसको रेगुलेट करने में, ठीक है? तो पहली लाइन बहुत अच्छी लाइन तो नहीं है ये, लेकिन ये बन सकता है कि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। एक लाइन ये बन सकती है ना। A specialist center present in the medulla region of the brain called respiratory rhythm center। पहला क्वेश्चन, ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है कहाँ है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पर है ये? मेडुलर रीजन। Medulla. मेडुला के अंदर पड़ा है ना। मैं एक पिक्चर लाई थी, शायद इसमें लगाई थी मैंने, रुको ना, ये दिख रही है तुम्हें? मैं पास करूँ? Yes, दिख रही है? ma'am. ये देखो, ये रहा हमारा ब्रेन है। इतना साफ तो नहीं बना, ये साइड से ब्रेन ऐसे है, ठीक है? ये वाला फेस है, तो ये हाथ से मैं ब्रेन बना रही हूँ, ये पीछे जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड, Yes, ठीक ma'am. है? ये वाला हिस्सा है, ओके? तो ये रहा हमारा ब्रेन, बढ़िया से ये जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो ऊपर पहले आता है हमारे पास कौन सा रीजन? पॉन्स। उसके नीचे आता है हमारा मेडुला, मेडुला के बाद हमारा ये सर्विक्स वाला रीजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा भी कहते हैं इसको। तो मेडुला के पास हमारा होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इसको, ठीक है? तो देखो यहाँ पर इस पिक्चर में हल्का सा लिखा हुआ है कि पॉन्स और मेडुला के पास तुमको यहाँ पर दिखेगा ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर। इसे ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर हम लोग कहते हैं। और जो वर्ड तुमको याद रखना है दैट इज Respiratory. रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है? तो स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। देखो बहुत सारे स्ट्रक्चर बताएंगे ये, लेकिन मेन कौन सा है वो प्राइमरी पूछेंगे। तो प्राइमरी कौन सा है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कहाँ पड़ा है? मेडुला के अंदर, वो रेगुलेट करता है। बाकी सब एक जगह है, ये मेन है, तो इसको अंडरलाइन कर लो। इसे एक पैराग्राफ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आराम से बन सकता है और डिफिकल्ट बन सकता है, क्योंकि ब्रेन अभी तक हमने करा नहीं है। जब ब्रेन कराऊंगी तब बहुत आसान हो जाएगा,
देखो अनदर, अब देखो वो बता रहा है अनदर सेंटर है ना, तो ये अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, तो उसने एक और सेंटर बना दिया, तो अब कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो याद रखना मेन सेंटर मेडुला वाला ही है। अच्छा ओके जतिन, जतिन स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am. ये दिमाग है, देख जो मनुष्य होते हैं ना उनमें ऐसा दिमाग दिखता है, पता नहीं होगा ना तुझे। Yes, ma'am. तो ये है मेडुला। क्या हो गया मुझे, क्या खा पॉन्स लिया मैंने? होगा। पॉन्स हो गया, चाय ज्यादा पी ली मैंने। नीचे आ गया मेडुला। ठीक है, तो वो कह रहा है Yes, मेडुला में ma'am. एक सेंटर है, ठीक है, नर्व न्यूरॉन्स का ही गुच्छा है जिसको हम एक सेंटर कहते हैं। इसका एक स्पेशल नाम है, क्या नाम है इसका? Respiratory rhythm center. Respiratory rhythm Respiratory rhythm. center. रिदम सेंटर। ये क्या करता है? ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है प्राइमरीली, मतलब मेन यही है, यही है शहंशाह। प्राइमरी कंट्रोल रेस्पिरेशन इन बॉडी। ठीक है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, मतलब तुम्हारी बात नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं मेन यही है, तो यही पूछेगा वो, याद रखना मेन यही है। उसके बाद वो कह रहे हैं पॉन्स में भी एक रीजन होता है, क्या नाम दिया इसको? Pneumotaxic. वो दूसरे वाला। हाँ दूसरे वाला है, ऐसे लिख के आइयो पेपर में न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करता है? वो रेगुलेट करता है, देखो ऐसे आ जाएगा, ऐसे सिग्नल भेजता है इसके पास, तो वो रेगुलेट करता है किसके फंक्शन को? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी Respiratory रिदम rhythm सेंटर। center को। हाँ, इसके फंक्शन को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, ये दो बात तो उन्होंने अभी तक ब्रेन में बताई है, क्लियर? Yes, ma'am. चलो आ जाओ, जितना इसमें करा उतना ही कराऊंगी, जब ब्रेन पढ़ाऊंगी तब खोल के कराऊंगी, और अभी तो बावले हो Okay, जाओगे। ma'am. अरे इतना कर लो बहुत है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पेपर आता है, बस कॉन्सेप्चुअल आता है, तो अगर एक एक लाइन क्लियर होगी तो हो जाएगा। Another center present in the pons region of the brain called pneumotoxic center can moderate the function of the respiratory center. तो respiratory center के function को moderate कर सकता है, अपने हिसाब से हिला सकता है, राइट? तो ये another line है, तो वो तुमसे ऐसे कंफ्यूज करेंगे, रेस्पिरेटरी सेंटर का है और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर का है। तो देखो टॉक्सिक है जो ऊपर बैठा है, मेडुला नीचे बैठा है। मेडुला सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, टॉक्सिक वाला उसके सर पे नाच रहा है, ठीक है, टॉक्सिसिटी फैलाने की कोशिश कर रहा है, पर वो ले नहीं रहा। Ma'am, toxic है, toxic है. न्यूमोटॉक्सिक Toxic. Pneumotaxic है. गलत बोल रही हूँ मैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुझे न्यूमोटॉक्सिक ही याद है। बुक में toxic लिखा है। मुझे टॉक्सिक क्यों याद है फिर? मुझे टॉक्सिक याद क्यों है फिर? मैम टॉक्सिक से याद होगा, मे बी टॉक्सिसिटी से। मुझे लगता है ऐसे ही याद है, मुझे बहुत कॉन्फिडेंटली याद है यार। ठीक है, तुम टॉक्सिक बोलो, टॉक्सिक लिखा है, टॉक्सिक ही होगा, हम क्षमा चाहेंगे। ये मुझे टॉक्सिक की याद है, ये मुझे अपनी कॉपी में देखना पड़ेगा, अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन चलो। तो टॉक्सिक से याद रख लेना कि पॉन्स में ऊपर टॉक्सिक है और मेडुला वाले में नीचे है, ठीक है। इसकी लोकेशन पे क्वेश्चन बनता है, बहुत बार बनता है, राइट। अब न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयरबाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। तीसरा खतरनाक क्वेश्चन क्या बनता है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये, कि ये जो सेंटर है कौन से वाला, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर से जो सिग्नल आ रहा है ना, वो किसको रिड्यूस कर सकता है, किसकी ड्यूरेशन को रिड्यूस कर सकता है? इंस्पिरेशन। Inspiration. देखो Inspiration. ये पता क्या बताना चाहता है कि ब्रेन कैसे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, कैसे वो सडनली रेस्पिरेशन को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। तो वो कह रहे हैं जो मेन है ना, जो ये हमारे लंग्स जैसे फैल रहे हैं, नेगेटिव प्रेशर बना रहा है, पॉजिटिव प्रेशर बना रहा है, इन सब में जो मेन काम है वो मेडुला का है। लेकिन वो कह रहे हैं पॉन्स जो ऊपर बैठा है ना, वो भी इस चीज़ को रेगुलेट करता है। लेकिन पॉन्स किसको रेगुलेट करता है? क्या वो इंस्पिरेशन कराता है, क्या वो एक्सपिरेशन कराता है, वो कहाँ रोल प्ले करता है, वो ये पूछना चाहते हैं। तो वो सिंपली कह रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं जो पॉन्स है ना, वो इंस्पिरेशन से रिलेटेड है। वो क्या करता है, वो सिग्नल भेजता है और इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को कम करा देता है बॉडी के अंदर। तो मैं जो सांस लेने की मेरी ड्यूरेशन है ना, उसको वो कम करा देगा। कौन? पॉन्स कम कराएगा। और इसकी वजह से जो भी मेरा रेस्पिरेटरी रेट था वो तो हिल गया ना। रेस्पिरेटरी रेट क्या है, 1 मिनट में कितनी बार मैंने सांस अंदर ली और बाहर छोड़ी। तो अगर मेरी सांस लेने का जो प्रोसेस है वो अगर रिड्यूस हो गया है तो ओवरऑल रेट तो मेरा कम हो ही गया, राइट। ये बात समझ आई? यस मैम। Yes, क्वेश्चन ma'am. क्या बनेगा कि ये जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर से सिग्नल आ रहा है वो क्या करता है, वो रिड्यूस करता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे अंडरलाइन करो।
और इसको साइड में लिख लो। मैं एक्चुअल में सजेस्ट करूंगी, ये पहरा बहुत लंबा सा है, इसको साइड में लिख लो तो बेहतर है। तो ऐसे लेना पॉन्स, पॉन्स के अंदर पड़ा है न्यूम। अब तो तुम भूलोगे नहीं क्योंकि गलत बोला ना मैंने, तो फिर याद रहता है। ऐसे ही होता है कुछ चीज़ में, जब कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो वो याद रहता है, तो कॉन्ट्रडिक्शन बढ़िया चीज़ होती है। न्यूमेरेक्सिक सेंटर क्या करेगा? ये रिड्यूस, क्या रिड्यूस करेगा? इंस्पिरेशन को, इंस्पिरेशन। ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। ड्यूरेशन कर लेते हैं, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। ठीक है, इतना सा मैंने फ्लो चार्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। जब पेपर आता है तो इतना सारा थोड़ी पढ़ा जाता है। फ्लो चार्ट्स बहुत अच्छे होते हैं जल्दी से रिवाइज करने के लिए, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इससे पढ़ना। ठीक है, चले आगे। यस मैम। Chemosensitive center or area is situated adjacent to the rhythm center which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ion। वो कह रहे हैं एक केमिकल, कीमो मतलब केमिकल सेंसिटिव एरिया होता है जो एडजेसेंट पड़ा होता है, साथ ही पड़ा होता है रिदम सेंटर के। रिदम सेंटर कहाँ था? मेडुला। मेडुला में। मेडुला। हाँ, मेडुला के बिल्कुल ही पास में ही पड़ा होता है। क्या बना देते हैं? यस मैम। ये बना लिया मैंने ब्लू वाला। ठीक है, ठीक है, ये ब्लू वाला बना दिया मैंने। अब देखो आ जाते हैं, कहाँ गया? कीमो सेंसिटिव एरिया ये। ठीक है, केमिकल सेंसिटिव एरिया, केमिकली सेंसिटिव। तो केमिकल की बात यहाँ हुई है अभी, और कहीं नहीं करी मैंने, तो इंपॉर्टेंट हो गया। कहाँ पड़ा है ये? लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है। जब भी किसी चीज़ की लोकेशन आती है वो इंपॉर्टेंट होती है एक्चुअली। ये बहुत ही सेंसिटिव होता है किसके लिए? CO2 की कॉन्सेंट्रेशन के लिए और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन के लिए। देखो ब्रेन ना ऑक्सीजन को रिस्पॉन्ड नहीं देता, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन की कमी होती है वो निकल लेता है। लेकिन रेस्पिरेशन में लेना जो ब्रेन का काम है वो ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के ऊपर डिपेंडेंट है ज़्यादा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का तुम यहाँ जिक्र भी नहीं देखोगे ज़्यादा। तो देखो ये जो सेंटर है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के ऊपर डिपेंडेंट है। इंक्रीज इन दीज सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर विच इन टर्न can signal the rhythm center to make necessary arrangements in the respiratory process by which these substances can be eliminated। ठीक है, ओके, इतना बना लिया तुमने? यस मैम। यस मैम। कीमो सेंसिटिव सेंटर है, ठीक है। और ये किसके लिए सेंसिटिव है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड H पॉजिटिव। कार्बन डाइऑक्साइड एंड H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो देखो पहले जो मैंने ऊपर एक बनाया था, ये जो नाच रहा था, क्या नाम है इसका? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमेटेक्सिक सेंटर कहाँ पर प्रेजेंट है ये? पॉन्स में। पॉन्स में। न्यूमेटेक्सिक और ये प्रेजेंट है पॉन्स में। इतना क्वेश्चन तो हमारा, कितना क्वेश्चन तुम्हारा हो गया? ठीक है, और ये करता क्या है? ड्यूरेशन रिड्यूस करता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन। एंड रेगुलेट। रेगुलेट किसको? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। कैसे रेगुलेट करता है? रिड्यूस ड्यूरेशन ड्यूरेशन ऑफ ऑफ इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता, आराम से इससे होगा। अब आओ नीचे, ये ब्लू वाली है क्या चीज? मेडुला। मेडुला ये है। मेडुला। मेडुला के अंदर ही क्या है? रेस्पिरेटरी रिदम रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी सेंटर। रिदमिक सेंटर या रिदम सेंटर दोनों कह सकती है। ठीक है, यस मेन मैम। काम क्या है इसका? क्या चीज के साथ स्पेशल लाइन पढ़ी थी हमने? रिस्पांसिबल फॉर रेगुलेशन। यस, प्राइमरी सेंटर टू कंट्रोल रेस्पिरेशन, राइट। यस मैम। अब एक बात तो हमने पढ़ी, एक तो इसको ऊपर वाला कंट्रोल करा, उसी के साथ इसी में एडजेसेंट एक और सेंटर पड़ा होता है, इसका नाम क्या है? कीमोसेंसिटिव एरिया। एरिया। वो सेंसिटिव एरिया। यार ये सब पे न्यूरॉन ही तो है, और तो कुछ है नहीं, स्पेशल तो कुछ आएगा नहीं, न्यूरॉन का ही गुच्छा है। तो ये जो कीमो सेंसिटिव एरिया ये किसको डिटेक्ट कर सकता है? CO2 एंड हाइड्रोजन आयन को डिटेक्ट कर सकता है, इसके लिए सेंसिटिव है। तो ये डिटेक्ट करके करेगा क्या? अब अगर मेरी बॉडी में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है तो दिक्कत होगी, यानी कि अगर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लग गया, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम हो गया, मेरे ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगी, शरीर को ऑक्सीजन कम मिलेगी, सारा काम उल्टा सीधा हो गया, तो मरने वाली बात होगी, राइट। सेम चीज़ है। सो हाँ हिमराज, मैम जो ये पॉन्स वाला आपने बताया रेगुलेटरी से एक बार फिर से बता दो। पॉन्स वाला, पॉन्स के अंदर नीमोटैक्सिक सेंटर है, ठीक है। यस मैम। नीमोटैक्सिक सेंटर भी न्यूरॉन का ही है कनेक्शन। ये क्या करता है? ये नीचे जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है ना, इसको कंट्रोल करता है। तो हम पूछते हैं कि कंट्रोल कैसे करता है, क्या करता है, मतलब उसमें इंस्पिरेशन बढ़ाता है या एक्सपिरेशन बढ़ाता है? वो सिंपली कहते हैं कि बॉडी के अंदर उसको रेस्पिरेशन का रेट जो भी मेरी बॉडी में चल रहा है उसको चेंज करना है, तो वो मेरी एक्सपिरेशन पे कुछ नहीं करेगा, वो सिंपली रेस्पिरेशन का जो ये हमारा सेंटर बैठा है यहाँ पे, वो सिंपली उसको सिग्नल देगा कि कुछ मत कर, इंस्पिरेशन का रेट रिड्यूस कर दे।
तो मेरी बॉडी में जो ओवरऑल रेस्पिरेशन का वैल्यू आ रहा था ना, जो भी XYZ वैल्यू आ रही थी, उसको अल्टर कैसे करेगा? मेरे ब्रेन में मेडुला को बोलेगा कि इंस्पिरेशन का रेट इसमें रिड्यूस कर दे, तो ओवरऑल रेट कम हो जाएगा। तो निमोटॉक्सिक सेंटर रिथमिक सेंटर को कंट्रोल करता है और उसको ये सिग्नल देता है कि इंस्पिरेशन की वॉल्यूम अब तू कम कर दे। समझ आई? डन मैम। ठीक है। अब कीमोसेंसिटिव एरिया क्या करता है? वो देखता है बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा तो हाइड्रोजन आयन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, कि कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट में भी चेंज होगी। किस एंजाइम की मदद से? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज। पर ये तो अनहेल्दी है मेरी बॉडी के लिए, तो बॉडी को क्या चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड को body से बाहर निकाले, और उसके करने के लिए क्या जरूरी है? बहुत ज़्यादा सांसें लेना जरूरी है, बहुत ज़्यादा सांसें लेना जरूरी है, और उसमें भी एक्सपीरेशन ज़्यादा करना जरूरी है, राइट? तो बेसिकली यस मैम। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है, इट हैज़ टू बी रिमूव। तो इसको रेगुलेट करने के लिए कि यार इसकी कॉन्सेंट्रेशन कहीं गलती से हाई ना हो जाए, तो क्या होता है? कीमोसेंसिटिव एरिया बैठा ही इसलिए होता है। तो ये कुछ नहीं है, ये एक वो है, एक गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, बैठा है वो। उसने कुछ नहीं देखना, उसने बस ये देखना है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन ज़्यादा आ रहे हैं या नहीं। जैसे ही उसने देखा ना कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन आयन बॉडी में ज़्यादा घूम रहे हैं, वो उसी टाइम अलर्ट होता है और सिग्नल दे देता है किसको? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला को। को। हाँ, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को इन मेडुला। उसको सिग्नल देता है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, चल रेस्पिरेशन का रेट बढ़ा। फटाफट वो रेस्पिरेशन का रेट बढ़ाएगा, ब्रीदिंग का रेट बढ़ाएगा, एक्सपिरेशन का रेट बढ़ाएगा, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारी बॉडी से निकलती चली जाए। समझ आई बात? यस मैम। यस मैम। ओके, कौन है ये? ठीक है, चलिए, खुशी हुई हमें जान के, हुआ आपका। ओके, तो यहाँ तक डन है हमारा। कहाँ पहुँचे हम? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी। यस मैम। इतने से पैराग्राफ में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देते हैं ये वाले। इंक्रीज वाली लाइन में। Receptors associated with aortic arc and carotid artery also can recognize changes in CO2 and hydrogen ion concentration and send necessary signal to the rhythm center for remedial action. वो कह रही है सिर्फ एक ही चौकीदार नहीं है जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन देख सकता है, दो और बैठे हैं। एक का नाम है एओर्टिक आर्क और एक है कैरोटिड आर्टरी। ये वर्ड सुने सुने लग रहे हैं? यस मैम। यस कहाँ मैम। सुने थे, कहाँ सुने थे? बता फंस गया। ब्लड सर्कुलेशन आर्ट वाले में। हाँ, हार्ट वाले में है ना। अयोटा कहाँ पड़ा था? हार्ट में। लेफ्ट साइड, राइट साइड? लेफ्ट साइड, राइट साइड? मैम लेफ्ट साइड। लेफ्ट Left साइड। साइड में side. निकलता है ना एओटा। Left फिर एओटा Yes, ma'am. छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड हो जाता है, पूरी बॉडी में जाता है, तो ये आर्क सी बनाता है ना, इसे हम कहते हैं एओटिक आर्क। तो यहाँ पे भी कुछ सेल्स पड़े हैं एओटिक आर्क पे, जिसके बाद जिनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। ठीक है, सेल्स के सॉरी मतलब रिसेप्टर्स पड़े हैं यहाँ पर, ऐसे बना देती हूँ मैं, इजी रहेगा। तो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताना चाहती मैं इसकी, क्या फ़ायदा। यार रिसेप्टर पड़े थे, ये भी चौकीदार है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, क्योंकि दिल के पास तो खून आना है, खून से पता चल जाएगा किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। जैसे उसको पता चली, इसने सीधा सिग्नल किसको भेजना है? मेडुला में पड़े आरती को। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। हाँ, आरआरसी को, राइट। सेम चीज पढ़ी है Yes, कैरोटिड ma'am. आर्टरी। बेटा कैरोटिड आर्टरी कौन सी होती थी? ये याद आ गया तो मैं मान जाऊंगी, ये तुम पढ़ते हो। हार्ट के अंदर जितना भी ब्लड होता है, हार्ट खुद तो यूज नहीं करता ना वो ब्लड, वो तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है एज अ मोटर। लेकिन हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए ना, उससे ऑक्सीजन निकाल के अपने सेल्स को जिंदा रखने के लिए। तो हार्ट के सेल को जो ऑक्सीजन पहुंचाती थी, उस वाली आर्टरी को हम क्या बुलाते थे? कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी। ये बहुत अच्छे से बताया था मैंने, इसमें ब्लॉकेज भी हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा मेयोनीज खाने से ना ब्लॉकेज होती है, इसलिए खाने नहीं चाहिए ज़्यादा। तो कैरोटिड आर्टरी वो थी जो सप्लाई ब्लड टू हार्ट टिश्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी ये, भूल गए तुम? बड़े अच्छे से भूले हैं। हम याद तो आ इस- गया अब। हाँ, अब तो याद आएगा तेरे को। इसके पास भी रिसेप्टर पड़े हैं, ये भी चौकीदार है, ये भी सिग्नल यही देते हैं जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ जाऊँ तो मैं बोल सकती हूँ कि कीमोसेंसिटिव सेंटर्स जो सॉरी कीमोसेंसिटिव कह रही हूँ, जो सिग्नल भेजते हैं डायरेक्टली मेडुला को, वो कौन कौन से होते हैं? तो हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने के लिए सेंटर में मेडुला। अरे यार मैं यहाँ क्यों बनाऊंगी, मैं नेक्स्ट पेज पे बनाऊंगी। ये देखो यहाँ बनाते हैं मेडुला। ठीक है, मेडुला के अंदर कौन सा बना है, क्या पड़ा है? आरआरसी। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, है ना। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को एक तो सबसे पहले सिग्नल आता है रेगुलेशन का, कौन से?
न्यूमोटैक्सिक सेंटर। है ना, निमोटैक्सिक सेंटर से, हाँ यार निमोटैक्सिक सेंटर लिखते हैं, गलत क्यों लिख रहे हैं हमने, निमोटैक्सिक पीसी सेंटर। दूसरा सिग्नल उसको कहाँ से आता है, उसके पड़ोस से, पड़ोस में कौन बैठा था, हीमोसेंसिटिव एरिया। कीमोसेंसिटिव एरिया हेमोसेंसिटिव और दो सिग्नल आते हैं उसको दिल के पास से। दिल के पास से एक सिग्नल एरोटिक आर्क से आता है, कैरोटिड आर्टरी से। कैरोटिड आर्टरी एक तो एरोटिक आर्क से आता है, एक आता है उसे कैरोटिड आर्टरी से यहाँ पर बना देते हैं ऐसे, एक आता है उसको कैरोटिड आर्टरी से। 4 जगह से सिग्नल आ रहा है उसको रेस्पिरेशन कंट्रोल करने के लिए। डन है। यस यस मैम मैम। इसी डायग्राम को थोड़ा सा और बड़ा करना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, मैं इसको लिख दूंगी ये मेडुला में है, और ऊपर वाले को मैं लिख दूंगी कि ये पोन्स के अंदर है, पॉन्स में बराबर? और ये भी मेडुला में है, ये लिखना भूल गई मैं, राइट। डन। यस मैम छोटू सा चार्ट है पूरा चैप्टर का, ये पूरा एक पैराग्राफ खत्म होता है इसमें। ओके मैम उस चार्ट को निकाल सॉरी, ये ले ले ले, समय तो मैंने देखा ही नहीं कितना हुआ है। डन। डन मैम चल आजा, अब देखो, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ये है तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की एक लाइन, विश्वास करना मुश्किल है लेकिन ऑक्सीजन का रोल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में नहीं होता, इतना कम है, बहुत कम है कि हम उसको इनसिग्निफिकेंट मानते हैं, हम उसको मेंशन तक नहीं करते, समझ रहे हो। तो ऑक्सीजन ये रेगुलेट नहीं करता तुम्हारी बॉडी में कि कितनी रेस्पिरेशन होगी, ज़्यादा होगी कम होगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन का काम है, ठीक है। यस मैम डन। चलो इसी के साथ आते हैं हमारे पास थोड़े से डिसऑर्डर जो तुम्हें पता होना चाहिए। एस्मा, एस्मा इज ए डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग मैम कॉज, मैम वो डायग्राम वाला एक बार फिर से दिखा दो स्लाइड, ये वाला, जिसमें ब्रेन था, हार्ट था। ये वो चार्ट बनाया था ये यस वाला, मैम। लिख ले लिख लिया, यस मैम। ये भी हो गया। यस मैम। नो मैम नहीं जल्दी करो, मैं फोटो लो, पीछे फोटो वाली स्लाइड, फिर से बैक स्लाइड। दिखा रही हूँ, मैम ये वाला हो गया ये हो गया, ये भी हो गया एक का रहता है, ये हो गया। नो मैम बैठ के आराम से देखना, इतना डिटेल में तुमको जरूरत नहीं है, अपन डन देख लो। मैम आओ भाई, ओके अब करें हम डिजीज, छोटी सी डिजीज है एस्मा, इन पे क्वेश्चन आता है, जिस जो अभी साथ में क्वेश्चन कर रहे हैं वो देखेंगे सुबह क्वेश्चन। एस्मा इज ए डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल। क्वेश्चन पता है क्या आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाती है ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में। तो किस कंडीशन में ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल में सूजन होती है, अस्थमा के कंडीशन में, अस्थमा बोलते हैं ना इसको, वैसे एस्मा होता है, टी साइलेंट होता है, तो सांस लेने में बहुत दिक्कत हो जाती है, वीजिंग से होती है उनको, से हाफते से है वो, है ना। तो इन्फ्लेमेशन होती है एस्मा में, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं लंग्स बना दूं अगर छोटू से, बहुत अच्छे से नहीं बना रही मैं, ये मेरी ब्रोंकीज और ये मेरी ब्रोंक्यूल, तो इनमें हो गई है सूजन, ठीक है, ये भी सूज गए हैं और ये भी सूज गए हैं, तो दोनों में स्वेलिंग है। तो याद रखना ये बहुत बहुत बार क्वेश्चन आता है, मैं इन्फ्लेमेशन ले देती हूँ। मैम इनिशियल एंड टर्मिनल दोनों में हो जाएगा। यस, पर ये एल्विलाई को नहीं एसोसिएट करता, याद रखना, ठीक है। ओके और वो मैम तो को देगा भी नहीं इनिशियल और टर्मिनल वाला, ये इतना ही देगा कि एनसीईआरटी बार बार यही यही क्वेश्चन पूछती है। ओके तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ एम्फाइसीमा पे भी क्वेश्चन आता है भाई बहुत, क्योंकि इंडिया में स्मोकिंग बहुत कॉमन है, दुनिया में। इट इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर, धीरे धीरे डेवलप होता जाएगा, इन विच एल्वुलर वॉल्स, देखो ऊपर वाला ब्रोंकी एंड ब्रोंकियल उसकी पाइप है, कंडक्शन में इन्फेक्शन है, और जब एल्वुलाई जो गैसेस एक्सचेंज का पार्ट है उसमें जो इन्फेक्शन है वो एम्फाइसीमा है, कि एल्वुलर वॉल्स आर डैमेज ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सर्फेसिस डिक्रीज। एल्वुलाई की जो वॉल्स होती है ना, स्क्वामस एपिथेलियम की होती है, ये यस मैम। मैम स्क्वामस Yes, ma'am. एपिथेलियम की वॉल हो जाती है डैमेज, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो गया। सोचो इतना एरिया डैमेज हो गया, अब यहाँ से रेस्पिरेशन हो नहीं सकता, तो थोड़े से एरिया से रेस्पिरेशन हो रहा है, एरिया तो कम हो गया ना। वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग। तो वो तुमसे पूछते हैं सिगरेट स्मोकिंग कैन लीड टू व्हाट, और ये होता किस तरीके का डिसऑर्डर है, क्रॉनिक है, और ये करता क्या है, एल्वुलर वॉल में
इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो जो डिसऑर्डर है ना उसको तुम किसी रेफरेंस बुक से थोड़ा सा पढ़ सकते हो। अगर तुम्हारे पास नहीं है मुझे बता देना, मैं तुम्हें भेज दूंगी, अवंती की ले लेना, लेकिन डिजीज को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेना, ठीक है। ओके मैम। Yes, ma'am. ये डिसऑर्डर, इन ये दोनों मैम डिसऑर्डर से क्वेश्चन आता है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इससे एक क्वेश्चन करा है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या है? ऐसे काम करते हो जिसकी वजह से सांस में दिक्कत हो। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्री में, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग, देखते हो जो लोग पत्थर तोड़ते हैं या फिर कोल की खदान में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है वहाँ पे, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो सांस लेते हैं तो उनके छाती में चले जाते हैं, लंग्स में। लंग्स तो ब्लाइंड सैक है ना, बाहर नहीं निकल सकता कुछ भी, तो उनको डिसऑर्डर हो जाता है और उनका काम ऐसा है ना, इसकी वजह से डिसऑर्डर हुआ, तो हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो अब ये यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, that in certain industries, especially those involving grinding or stone breaking, so much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope up with the situation. Defense mechanism कितना लड़े यार, इतने छोटे छोटे पार्टिकल है। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फिब्रोसिस। वो कह रहे हैं अगर बहुत टाइम तक कोई ऐसी इंडस्ट्री में काम करता रहता है, क्योंकि इतनी गर्मी होती है वहाँ पे कि वो हर रोज मास्क तो नहीं पहन सकते, यहाँ पे इतना कल्चर भी नहीं है, तो फिर जो बहुत टाइम तक ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, तो उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है उनकी छाती में, विच कैन लीड टू फिब्रोसिस। फिब्रोसिस इज पॉलीफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। तो लंग डैमेज, फिब्रोसिस होता है जो भी फाइब्रस टिश्यू है ना उनमें पॉलीफरेशन होने लग जाएगी, मतलब ऐसे गुच्छे से बन जाएंगे, छोटे छोटे ट्यूमर जैसे बनते हैं, नोज में बन जाते हैं, पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ब्रोंक्यूल्स के अंदर छोटे छोटे गुच्छे से बन जाते हैं सेल्स के, तो वो रेस्पिरेशन डिक्रीज करते हैं ना, आराम से एज हो नहीं सकता, वहाँ पे सेल्स के गुच्छे से बन गए, राइट। दस कैन कॉज सीरियस लंग डैमेज, तो सीरियस लंग डैमेज हो सकता है जिसमें बहुत सारा फिब्रोसिस होगा। अब उसको ऑपरेशन के थ्रू निकालना ही पड़ेगा, और कोई तरीका तो है नहीं है, सेल्स के गुच्छे बन गया तो वो बहुत खतरनाक सर्जरी है, इतनी आसान नहीं होती लंग की सर्जरी, राइट। सो दिस इज अ सीरियस सिचुएशन। वर्कर्स इन सर्च इंडस्ट्री शुड वेयर प्रोटेक्टिव मास्क। तो कहते हैं इस इंडस्ट्री में प्रोटेक्टिव मास्क पहनने चाहिए, पर जनरली पहनते नहीं है, ठीक है। तो वो तुमसे ये पूछते हो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कैन लीड टू व्हाट? इट कैन लीड टू इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं लंग्स में जिसकी वजह से फिब्रोसिस हो सकती है, तो वो तुम्हें फिब्रोसिस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. डन, समरी करा दो, Done, ma'am. That, Yes, ma'am. यस ma'am. मैम। आ जाओ समरी करते हैं। Cells utilize oxygen for metabolism and produce energy along with substances like carbon dioxide which is harmful. वो सिंपली कह रहा है जो हम पहले भी प्लांट में पढ़ सकते हैं कि ऑक्सीजन सेल यूज करता है फॉर मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन का यूज करता है, बहुत जगह यूज करता है भाई वो, ठीक है, और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उसी के साथ वेस्ट मटेरियल बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हमारे शरीर से निकलना है क्योंकि वो हार्मफुल है। एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड different mechanism for the transport of oxygen to the cells and for the removal of carbon dioxide from there. हमने स्टार्टिंग चैप्टर के स्टार्टिंग में सेकंड पैराग्राफ में पढ़ा था कि डिफरेंट एनिमल्स हैं जो डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म रखते हैं जिससे वो ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दे। जैसे मछलियों में गिल्स था, फ्रॉग Yes, ma'am. Yes. होता है ना, Yes, ma'am. ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं वी हैव अ वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो इससे उसका मतलब है इंसान, तुम्हारी बात नहीं हो रही। वी हैव अ वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्राइजिंग 2 लंग्स, 2 लंग्स है हमारे पास, कैलकुलेट करे ना तुमने, एंड एसोसिएटेड एयर हमारे पैसेजेस, पास नहीं है ना। ओ सॉरी, and associated air passages to perform this function. Associated air passages मतलब वही ब्रोंकी, ब्रोंकियोल, प्राइमरी वाली, वो उसकी बात कर रहा है, ठीक है, वही उसने बोला है। अच्छा, लेफ्ट और राइट लंग मैं ये डिस्कस करना भूल गई थी, ये तुमको पता है ना कि लेफ्ट लंग और राइट लंग में लेफ्ट लंग छोटा होता है Yes, Yes, ma'am. ma'am. और Yes. उसके पास एक छोटी Yes, सी ma'am. नॉच होती है, इस नॉच को कार्डियक क्या बोलते हैं? इसको कार्डियक नॉच बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मैम यहाँ पर हार्ट होता है। हाँ, कार्डियक नॉच वो जगह जहाँ पे छुप के बैठा हार्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिब्स के पीछे छुपा हुआ है, ऐसे तो कार्डियक सर्जरी में पहले रिब्स उठाने पड़ जाते, फिर तो दिक्कत हो जाती, रिब्स डैमेज हो जाएंगे तो बहुत सीरियस है। तो पहले ही सिस्टम ऐसा है कि दिल थोड़ा बीच में है, ठीक है, प्रोटेक्टिव है लेकिन बीच में है। नाउ द फर्स्ट स्टेप इन रेस्पिरेशन इज ब्रीदिंग। लो जी, ये रहा नीट का क्वेश्चन, पहला स्टेप रेस्पिरेशन का क्या है? ब्रीदिंग, ये आता है स्टेटमेंट में, ठीक है। बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर is taken in inspiration and alveolar air is released out expiration. ब्रीदिंग वो क्या कह रहा है? हवा को अंदर लेना और हवा को बाहर छोड़ना, उसको कहते हैं ब्रीदिंग। मैम मैंने कहा, अच्छा शिवानी के पास 3 लंग है, वो तुम जादू के उससे ग्रह से है ना, ठीक है। तो ब्रीदिंग का भी ये भी आ सकता है, व्हाट इज ब्रीदिंग? इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन इज ब्रीदिंग, लिख लो भाई, ठीक है, यहाँ लिखा है।
दोनों होगी तब ब्रीदिंग बोलूंगी मैं उसे, ऐसे कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना, ठीक है? Yes, ma'am. चलो नाउ कहाँ गया? Exchange of O2 and CO2 between deoxygenated blood and alveoli, transport of these gases throughout the body by blood, exchange of O2 CO2 between oxygenated blood, हो कितनी सारी लाइनें बोल दी। सेलुलर रेस्पिरेशन, अदर स्टेप्स इन्वॉल्व, ये अलग अलग स्टेप्स है रेस्पिरेशन के, ठीक है, जो हम पहले पीछे कर चुके हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है? सेलुलर रेस्पिरेशन यहाँ बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, जो भी प्रोसेस सेल के अंदर होता है ना रेस्पिरेशन को, उसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो अगर सेल के रिस्पेक्ट में, जैसे मैं टिश्यू के टर्म पे बात करूंगी ना, तो देखो ये सेलुलर रेस्पिरेशन सुन लो कि जो सेल है, टिश्यूज इज अ ग्रुप ऑफ सेल, तो सेल के अंदर ऑक्सीजन आई और सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन का स्टेप सेल के अंदर हो, तो मैं इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहूंगी। ये बात समझ आई? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके नाउ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन आर कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट, कि ये तभी हो सकता है जब प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, वो PO2 एंड PCO2 बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द एल्विलाई विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल्स। ये बात ध्यान से सुन लो कि जो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस बन रहा है ना PO2 एंड PCO2, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग हो पा रही है, ये लंग्स और ये एल्विलाई और एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में बात है। टिश्यू को बीच में मत लाना, क्योंकि जब एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में पार्शियल प्रेशर बनेगा तभी ऑक्सीजन अंदर एंटर होगी, तब वो टिश्यू के पास जाएगी। तो पहले मेरा एटमॉस्फेयर के साथ बनना चाहिए पार्शियल प्रेशर, ठीक है? तो एल्विलाई और एटमॉस्फेयर के बीच में पहले जंग होती है, उसके बाद टिश्यू आता है, याद रखना। अब ये बता रहे हो कि स्पेशलाइज्ड मसल्स इन्वॉल्व होती है। कौन सी मसल्स की बात करी हमने? इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। Volume of air involved in these activity can be estimated with the help of spirometer and a clinical significance। वो कह रहे हैं ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर है ना, जो इन सब में इन्वॉल्व होती है, जो पहले हमने पढ़ी है, इनको डिटेक्ट करने के लिए जो यूज किया जाती है मशीन, उसका नाम है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर पढ़ा हमने पहले? यस मैम। ma'am. Yes, ma'am. बहुत Yes, बढ़िया। ma'am. एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 एट द एल्वुलाई एंड टिश्यू अकर बाय डिफ्यूजन। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिफ्यूजन से होता है, ATP मत यूज करा देना, ओके? पैसिव प्रोसेस है ये, तुमसे ऐसे भी पूछ सकता है कि पैसिव है, पैसिव है, एक्टिव नहीं है। अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, और ये तुमसे ऐसे भी पूछता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन है कि कैसे है, दैट इज हायर टू I do know. लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? गैस मूव करेगी, ओके राइट? Yes, ma'am. अरे रो मत, खत्म होने वाला है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिपेंडेंट ऑन द O2 and CO2, their solubility as well thickness of the diffusion surface। ये लाइन तो हमने एग्जैक्टली पढ़ी है ना पीछे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। These factors are in our body facilitate diffusion of O2 from alveoli to the deoxygenated blood। एल्वुलाई से डिऑक्सीनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर बॉडी में तैरने लग जाएगा, है ना? द फैक्टर आर फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ CO2 इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। हमारे ब्लड से एल्वुलाई में चला जाएगा और बाहर निकल जाएगा। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये एक 9 है नीट की, कि ऑक्सीजन मेनली ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। कितने %? 97। 97. 90%। ठीक है, लिख लो। इन द एल्वुलाई वेयर PO2 इज हाई, O2 गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन। एल्वुलाई में वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है बढ़िया से, और टिश्यू में जाके बढ़िया से ब्रेक भी हो जाती है, वेयर PO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। नियरली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे आ गया, 70% कार्बन डाइऑक्साइड तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में चलती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कहाँ होता है मेजरली कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट? आरबीसीज के अंदर। इन RBC, RBC। और माइनर क्वांटिटी में कहाँ मिलता है? प्लाज्मा। Plasma. इन ब्लड Plasma प्लाज्मा। में। किस अमाउंट में मिलता है? माइनर। लिख लिया करो ऐसे साथ साथ, थोड़ा ना बोरिंग हो जाता है रीडिंग करना NCERT, तो कुछ ऐड कर लोगे तो तुम्हें थोड़ा इजी लगेगा। 20 to 25% कैसे घूमता है वो? RBC के गले लग के, एज ए कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ये वर्ड आता है, ठीक है? टिश्यू में क्या होगा? टिश्यू में यार ऑब्वियसली उसका अमाउंट ज़्यादा है, वो ब्लड में घुल जाएगा और फिर ट्रेवल हो जाएगा। रेस्पिरेटरी रिदम इज मेंटेन बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द मेडुला। अभी इतनी बड़ी कहानी करी हमने। नीमोटॉक्सिक सेंटर पॉन्स के पास पड़ा है, और कीमोसेंसिटिव एरिया मेडुला में पड़ा है, जो रेस्पिरेशन का रेट को रेगुलेट करते हैं। आओ जी, ठीक है, डन। समरी Yes, खत्म। ma'am. Yes, ma'am. अब Yes, देखो ma'am. तुमसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन जो NCERT के बैक क्वेश्चंस होते हैं वो तुम्हें ये बताता है कि NCERT वो किस चीज़ों को इंपॉर्टेंट मांगते हैं पूरे चैप्टर में। तो बैक क्वेश्चन देख के तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सारे टॉपिक आते हैं। अगर नहीं आते हैं दैट मीन्स
कि इन टॉपिक को दोबारा से रिविजिट करना है, तो तुम अपनी रिवीजन को चेक कर सकते हो, ठीक है। जब पूरा चैप्टर हो जाए एक बार एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख के सो जा करो, इसका आंसर आता है। अगर इसका आंसर दे पा रहे हो तो तैयार है, नहीं दे पा रहे हो तो देयर इज अ प्रॉब्लम, है ना। यस मैम। देखो पहला क्वेश्चन, डिफाइन वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या थी? Sum of expiratory reserve volume, tidal volume, Tidal and volume, inspiratory reserve. हाँ, तीन चीजों का सम था वाइटल कैपेसिटी, और इसकी Yes, ma'am. सिग्निफिकेंस कोई लिखवाई थी वहां यस पे? मैम। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? दो डेफिनेशन थी इसके अंदर। हमें तो हमने याद करी थी। सिग्निफिकेंस में इसका वही आएगा कि जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होती है ना, ये रेस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है, याद करो एनसीईआरटी। तो दो डेफिनेशन मैंने तेरे को बोली थी याद करने के लिए, सिग्निफिकेंस थोड़ी। ये देख, पल्मोनरी ये नहीं है। कैपेसिटी यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, यही है। ये देख, जो ये वाइटल कैपेसिटी पढ़ रहे हैं हम। बेटा, बाय एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम वन कैन ड्राइव वेरियस, बहुत टाइप की पल्मोनरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, ये सब की सब बहुत सारी लंग्स की कैपेसिटीज है ना। तो इनकी स्टडी करने से हमें फायदा क्या होता है, हमें क्लिनिकल डायग्नोसिस में मदद होती है। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. दो डेफिनेशन कराई थी हट। ठीक है, तो यार ठीक है, हमें पता चल गया कि हम सिग्निफिकेंस भूल गए थे, चलो हमारे को याद आ गया है ना। सेकंड Yes, क्वेश्चन, स्टेट ma'am. द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर अ नॉर्मल ब्रीदिंग। रेजिड्यूल नॉर्मल वॉल्यूम। ब्रीदिंग, रेजिड्यूल Residual volume. क्या है भाई, वो लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती है, ठीक है, उसको रखती है अपनी जगह पे कि रह, खाली नहीं करना है। ओके, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अकर इन द एल्वुलर रीजन ओनली एंड नॉट इन द अदर पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। व्हाई? क्यों भाई, एल्वुलाई में ही डिफ्यूजन ऑफ गैसेस क्यों होती है, और किसी पार्ट में क्यों नहीं हो रही है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस? मैम तीन होते हैं वो। Thin wall. क्योंकि एल्वुलाई की जो वॉल होती है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन वहां पर बनती है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कितने मेम्ब्रेन से मिलकर बनती है? मैम तीन। 3 membrane. नाम बता। Squamous epithelium of alveoli, basement membrane, and Basement endothelium membrane. of blood capillaries. इस भाई ने बस पकड़ी है। यस मैम। क्या बोलने नहीं तो मुझसे एक भी नहीं बोला गया था अभी। कह रहा मैंने लीड को पेपर 2 घंटे में खत्म करना है। आंसर सही है तेरा, लेकिन मजा बड़ा आया। ये अच्छा था, कह रहा सारे चुप करो मैं बोलूंगा। यस मैम। कौन था ये, जतिन था? अंजुल कौन था नो ये? मैम, हेमराज भैया थे। हेमराज Yes, ma'am. यस मैम। ने पार चक्कर। अरे मजा आता, हाँ बिल्कुल बेटा, यही था कि वहां पे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनती है और दूसरा पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस वही बनता है। अब मेरी स्किन के साथ नहीं बन रहा ना पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में, कुछ एल्वुलाई में ही हो रहा है, मैं क्या करूँ। इसलिए होता है, उसकी मेम्ब्रेन पतली होती है इसलिए होता है, पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, इसलिए भाई वहाँ पे रेस्पिरेशन हो रही है। हमने थोड़ी कराई है, भगवान से पूछो, हमसे क्या पूछ रहा है भाई, हट हटाओ इसे। चलो फोर्थ क्वेश्चन, हेमराज तैयार है। व्हाट इज द मेजर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फॉर CO2? कौन है जो मेजरली CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में? Ma'am, dissolve from Bicarbonates. plasma. कार्बोनेट। एज अ बाइकार्बोनेट आयन वो घूमता है हमारी बॉडी में, राइट? Yes, ma'am. यस मैम। एक्सप्लेन में केमिकल रिएक्शन पूछ रहा है, केमिकल रिएक्शन बता दो मुझे, क्या लिखूं, कैसे लिखूं? Carbon dioxide plus water, carbonic anhydrase, H2CO3. उसके बाद मैम H2CO3. कार्बनिक एनहाइड्रेज, HCO3 नेगेटिव। CO2 नेगेटिव प्लस H प्लस। ठीक है भाई, तेरे पीछे कुत्ते वुत्ते तो नहीं पड़े? Plus H नो positive. मैम, उल्टा कर दो इसको, ऐसे ही है बस रिएक्शन। नो मैम, मैम रिवर्सिबल है। Reverse. रिवर्सिबल है। हाँ चलो, what will be the PO2 and PCO2 in the atmosphere air compared to those in the alveolar air? हो, ये सवाल पूछा है ना, बताओ भैया। पहले एटमॉस्फेयर लिखना है, फिर हमने लिखना है एल्वुलर। तो एटमॉस्फेयर में कितना होगा, एल्वुलर में कितना होगा, बताओ भाई क्या आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी मैम, सेकंड।
एटमॉस्फेयर, क्योंकि पहले वाला हमें एटमॉस्फेयर बता रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो। एटमॉस्फेयर में ma'am. CO2 का लेवल ज़्यादा होगा और एल्वुलाई के अंदर CO2 की कम होगा। कॉन्सेंट्रेशन लेस होगी। कम Yes, होगा. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अरे बा बता मैम हाई होगी तभी तो मैम हाई से लो जाएगा। हाई टू लो जाता है ना। तो ये तो मैं तेरी बात समझ गई कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा, लंग में ऑक्सीजन कम, तो ऑक्सीजन कहाँ मूव करेगी? C option. एटमॉस्फेयर से लंग में मूव कर जाएगी, है ना। अब तो गलत बोल दिया, सही Yes, तो मैं ही ma'am. बताऊंगी, है ना? लेकिन अब वो दूसरा तो उससे भाई एल्वुलाई में पूछ रहा था, तो एल्वुलाई के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है तो बाहर थोड़ी जाएगा, वो बाहर से अंदर आ जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मान ज़्यादा होगा और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का मान कम होगा, तभी तो ज़्यादा से कम जाएगा, है ना। डिफ्यूजन प्रोसेस है ना। तो Yes, आंसर Yes, इज ma'am. ma'am. 3, है ना। बेड़ा C. घर को तुम्हारा Yes, पूरा ma'am. चैप्टर पढ़ा दिया, गलत कर रहे हो। मैम हमरा भैया ने खा लिया है मिर्ची, अब नहीं रुकेंगे। नहीं मैम, वो डरा रहे हैं। अच्छी बात है, तुम भी डराओ ना। आओ, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन। करना जरा एक्सप्लेन, मैं भी सुनूं। भाई बोल के ही रब बता भाई। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन। इंस्पिरेशन होगा तो क्या क्या मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगी? कौन मर गया? क्या हो गया? बताओ भाई, इंस्पिरेशन क्या होता है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी और डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिससे मैम वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर लो होगा, एटमॉस्फेयर से एयर अंदर आ जाएगी। ओके, तो लंग्स के अंदर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कैसा होगा? मैम लो होगा, तभी तो आई से लो आएगा। तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव पॉजिटिव? मैम नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कैसा होगा अंदर? मैम 104। पॉजिटिव। लो होगा ना। Yes, ma'am. फिर जब वो लो. अंदर आ जाएगा बेटा तब 104 होगा, स्टार्टिंग में 104 नहीं। और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कैसा होगा? High. Hi. ठीक है, 45। बढ़िया बोल गया लड़का। व्हाट इज हाउ इज रेस्पिरेशन रेगुलेटेड? बताओ भाई, रेस्पिरेशन कैसे रेगुलेट होता है? Neural systems. न्यूरल सिस्टम से होता है, बहुत बढ़िया बात है। आगे बता दे, जल्दी बताओ। मेडुला और बोन्स से होगा। ढंग से बता दे, मेरे को हिंट मत दे, तरीके से बता दे, शांति से एक एक सीक्वेंस में। ओ भाई, तेरे पीछे फिर कुत्ते छोड़े हम, बोलता क्यों नहीं अब? मैम निमोटैक्सिक सेंटर से होगा, रिदमिक मतलब रिदम सेंटर। और कहाँ होता है ये निमोटॉक्सिक रिदम सेंटर? मैम निमोटैक्सिक सेंटर होता है मैम पॉन्स में, मेडुला में होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। हाँ, तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से होगा भाई, निमोटॉक्सिक में कहाँ चला गया? तो मेडुला है मेन पार्ट, यस मैम। है ना। अच्छा, मेडुला को कौन कौन रेगुलेट करता है? कॉपी में नहीं देखना है, खुद से बताना है। बता, मेडुला को कौन कौन निमोटैक्सिक रेगुलेट? सेंटर। निमोटॉक्सिक सेंटर क्या कैसे रेगुलेट करता है? निमोटॉक्सिक सेंटर किस चीज को कंट्रोल करता है? एक ही चीज को कंट्रोल करता है वो। कार्बन Inspiration. डाइऑक्साइड। इंस्पिरेशन को। कार्बन डाइऑक्साइड, तू उधर आ, तू मिल। और कीमोसेंसिटिव मेडुला, एरिया, हाँ जो मेडुला कार्बन के साथ डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करता है, उसके बाद वो सिग्नल देता है किसको? आरआरसी को। वेरी गुड। उसके अलावा दो स्ट्रक्चर है दिल से रिलेटेड, जिसके बाद रिसेप्टर होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन आयन के लिए। Aortic arc and Aortic Carotid हाँ arc. ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन वाला पार्ट था। ठीक और है, उसमें होता है वो CO2 and H पॉजिटिव आयन। हाँ, उसको वो रेगुलेट वो खुद से कुछ नहीं कर सकते, वो बस डिटेक्ट करते हैं। चौकीदार है, 3 चौकीदार है ना, कीमोसेंसिटिव रीजन मेडुला वाला, हार्ट के पास 2 चौकीदार है, राइट? क्या है? चौकीदार
चौकीदार होता है। मैं क्या बोल रही हूँ फिर? चौकीदार। चौकीदार। मैम मैं कब से समझ रही थी, पता नहीं मैम क्या ही बोल रहे हैं। आई एम रियली सॉरी, माय बैड। लग लगता है। नहीं, पर मेरे को सच्ची में पता था, मेरे को यही लगा था। ठीक है ना, तो वो रेगुलेट करता है। चलो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ PCO2 इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट? PCO2 का ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पे क्या इफेक्ट है? तो दो ही कंडीशन है। अगर मैं तेरे को बता दूं कि PCO2 हाई है, तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? लो हो जाए। हम कम हो जाएगी। तो क्यों क्यों क्यों? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा। क्यों? उनकी टेम्परेचर भी लो हो जाएगा। मैं बहुत मारूंगी तुझे। कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर मत मिला। मैम क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेफर करता है। हीमोग्लोबिन उससे बर्न करने लग जाता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है अकेला। ठीक है, तो ऑक्सीजन को उससे डिसोसिएशन हो जाता है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जब कम होगा तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग ज्यादा हो जाएगी। राइट, तो कर्व PCO2 जब हाई होता है, कर्व किस तरफ को जाता है सिग्मॉइड, लेफ्ट या राइट? राइट। Right. राइट। क्वेश्चन बोलने में मुझे टाइम लग गया, आंसर इसका पहले आ गया। हाँ भाई, राइट, वेरी राइट, गुड। खुश कर रही है। व्हाट हैपेंड टू द रेस्पिरेटरी प्रोसेस इन अ मैन गोइंग अप अ हिल? पहाड़ पे जा रही हूँ मैं, मेरी रेस्पिरेशन का क्या होगा? ऊपर ऑक्सीजन कम होती है ज्यादा? कम होती है एटमॉस्फेरिक तो प्रेशर ज्यादा होता है, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगी। रेस्पिरेशन बढ़ जाएगी ना, नहीं तो मैडम तो निकल यस जाएगी, मैम। है ना, Yes, सांसें ma'am. चढ़ जाएगी। कह रही है यस मैम। सॉरी मैम। ऐसे मत बोलो, पापी हो। व्हाट इज द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन एन इंसेक्ट? ओ, इंसेक्ट में कहाँ था गैस एक्सचेंज हुआ? हाँ, मैम ये ट्यूब पकड़ का नेटवर्क था का। है। दोबारा बोल। मैम नेटवर्क ऑफ ट्यूब। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स में हुआ है? यस मैम। जब इंसेक्ट्स वाला पार्ट खोलेगा ना तो वैसे इसमें और डिटेल में आंसर होगा, पर चल मैंने तो पढ़ा है इतना, तो मैं इतना ही आंसर ले लेती हूँ। लेकिन इंसेक्ट्स में एक बार थोड़ा और पढ़ना, तुम्हें थोड़ा सा नेटवर्क और समझ में आएगा, वहाँ पे बहुत अच्छे से दिया है एनिमल किंगडम में। डिफाइन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। हो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को डिफाइन करने को कह रहा है। कैन यू सजेस्ट एनी रीजन फॉर इस सिग्मोइडल पैटर्न? सिग्मोइडल पैटर्न का कोई रीजन बता सकते हो? ऐसे स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं था, सिग्मोइड क्यों था? क्योंकि एयर के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ी थी, हीमोग्लोबिन के साथ एयर, अगर हीमोग्लोबिन है हमारे ब्लड के पास, है ना, आरबीसी के पास, तो हमारे ब्लड में सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो होती है, हाइड्रोजन आयन भी तो होते हैं। तो हीमोग्लोबिन के पास ऐसा तो है नहीं है सारे ऑक्सीजन से फटाफट गले लग जाएगा, बीच में उसको प्रॉब्लम भी तो होगी ना। तो वो धीरे धीरे एक एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है। राइट, इस वजह से वो कब धीरे 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 तुम्हें ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो और भी चीजें है ना प्रोसेस को हिंडर करने के लिए, इस वजह से वो कर्व सिग्मोइड है। अगर और कुछ ना होता, सिर्फ ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन होती, ऐसे स्ट्रेट लाइन होती, पर स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन था ये। हैव यू हर्ड अबाउट हाइपोक्सिया? हाइपोक्सिया पता क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी। हाँ, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, हाइपो, कमी को कहते हैं। ठीक है, टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। दोस्तों बात कर लेना कि हाइपोक्सिया कब होता है, ऑक्सीजन की कमी कब हो जाएगी, स्पेशली जब बहुत ऊपर जैसे लेह लद्दाख की तरफ जाते हैं, वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लोग बेहोश हो जाते हैं वहाँ माउंटेन्स में जाएंगे। पे। माउंटेन्स में जाएंगे ना। बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हैं ना, प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ पे, ऑक्सीजन कम होती है, तो ऑक्सीजन की कमी वहाँ ज़्यादा हो जाती है, हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाती है, काफ़ी डेंजरस है। डिस्टिंग्विश बिटवीन IRV। IRV स्टैंड फॉर इंस्पिरेटरी रिजर्व। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व वॉल्यूम। याद करने का क्या कंपैरिजन बताया था? 2 इंस्पिरेटरी 3 रिजर्व वॉल्यूम इसमें 5002 में 2 3 था 3000 और और उसमें ERV 1 1 से and 11 11 तक था। चलो कि सबने कोशिश करी है तेरे से आगे भागने की। सब हिम्मत नहीं आ रही किसी बच्चे ने, अरे ये बोलते रहे मैं भी बोलूंगी। हाँ, सही बोला, सबको याद है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। कैपेसिटी में मैंने बोला था ना, जिसकी वो बात कर रहे हैं पिछले वाले प्रोसेस को रेफर करके Yes. बोला।
वो मैम मैम आईआरवी प्लस टीवी प्लस टीवी एक आईआरवी कैपेसिटी हो की जाएगा यस वाइटल और और उसमें रेस्पिरेटरी आरवी भी प्लस हो जाएगा टीवी प्लस बस टीआर वही डिफरेंस है तो उसमें कैपेसिटी नहीं में होता आरवी ठीक है तो कैपेसिटी में तुमको फॉर्मूला याद करना है गुड इन कैपेसिटीज के फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं है ना सुबह हमने लगाया भी था एक बहुत सिंपल Yes, क्वेश्चन है ma'am. पर तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए Yes, वाइटल ma'am. कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी बिल्कुल एंड में हमने पढ़े थे टोटल लंग कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी राइट यस मैम बहुत करीब थे वाइटल कैपेसिटी वही जिसमें दो डेफिनेशन पढ़ी थी सिग्निफिकेंस ma'am. था उसका वो Yes, ma'am. एक पढ़ लेना ये तो याद करने पड़ेंगे मैं कर नहीं सकती इसमें कुछ व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम वो टाइडल वॉल्यूम स्टार्टिंग में पढ़ी थी क्या होती थी Ma'am, the amount of Volume of your air person inside can of inspire volume of expire normal normally expired during the normal respiration. वैल्यू नॉर्मली क्या होती है 500 Ma'am, ml. 500 ml. 500 ml फाइंड आउट द टाइडल वॉल्यूम फॉर ए हेल्दी ह्यूमन इन एन आवर अब 1 घंटे में बैठ के उसकी टाइडल वॉल्यूम निकाल लेना मुझे ही बताना है ठीक है खुद करके बता देना चलो इसी के साथ रेस्पिरेशन खत्म